दोस्तों, विज्ञान हमेशा सबूत मांगता है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है जहां विज्ञान के सारे नियम घुटने टेक देते हैं। ये कहानी बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव की। साल था 1973 में। रजनीश के दादाजी मात्र 500 में एक बड़ा सा पुश्तैनी मकान खरीदा था। घर में रजनीश के माता पिता, 3 बड़ी बहन, दादी और चाचा की ज्वाइंट फैमिली रहती थी। रजनीश के पिता पास के एक सरकारी स्कूल के साइंस के सीनियर टीचर थे। विज्ञान में गहरी रुचि होने के कारण वो भूत प्रेत जैसी बातों पर रत्ती भर विश्वास नहीं करते थे। बात थी साल 2012 के आसपास की। एक शाम रजनीश के पापा स्कूल का काम खत्म करके घर लौटे। रसोइया ने रसोई की चाबी उनके पापा को सौंप दी, क्योंकि उसे अगले दिन छुट्टी पर जाना था। रात के करीब 11 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। अचानक रजनीश के पापा के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर स्कूल के एक दूसरे शिक्षक का नाम था, जिसका घर स्कूल के बिल्कुल पास था। जैसे ही पापा ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। सर, स्कूल के रसोई के अंदर से आपके पालतू कुत्ते शेरू के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शायद वो दोपहर को वही बंद रह गया था। प्लीज आकर गेट खोल दीजिए, वरना वो पूरी रात दम तोड़ देगा। विज्ञान के शिक्षक होने के बावजूद उनके पिता के दिल में जानवरों के लिए बहुत दया था, लेकिन इस कॉल ने उनके पूरे परिवार की किस्मत को हमेशा के लिए एक ऐसे अंधेरे कुएं में ढकेल दिया जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। नालंद के उस घर में रजनीश जब महज 4-5 साल के थे, उन्हें जानवरों को पालने का बड़ा शौक था। उनकी जिद पर पापा ने एक छोटा सा पिल्ला अपने घर लेकर आए। पूरा घर खुश था। लेकिन ठीक 1.5 महीने बाद एक सुबह रजनीश ने देखा कि उनका वो प्यारा पपी आंगन के बाहर मृत्यु पड़ा था। उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। रजनीश के रोने पर पापा कुछ दिन बाद दूसरा पपी ले आए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 3 महीने के भीतर उसकी भी ठीक उसी तरह उल्टी करके मौत हो गई। जब तीसरा कुत्ता भी इसी तरह रहस्यमय तरीके से मरा तो पापा परेशान होकर कहा, ये घर शायद कुत्तों के रहने के अनुकूल नहीं है। रजनीश का दिल बहलाने के लिए वो एक सुंदर सा तोता खरीद कर ले आए। लेकिन खौफनाक मोड़ तब आया जब तीसरे ही दिन सुबह तोता अपने पिंजरे में मृत्यु पाया गया। उसकी गर्दन को किसी ने बेरहमी से मोड़ दिया था, जबकि पिंजरा अंदर से पूरी तरह से बंद था। इसके बाद रजनीश ने छत पर 2 कबूतरों के बच्चे पाले। 1 महीने तक सब ठीक रहा, लेकिन अचानक एक दिन उन कबूतरों ने उस घर की छतों पर कदम रखना ही बंद कर दिया। वो घर के पास के गुजरने वाले बिजली के एक खंभे पर जाकर बैठ जाते। रजनीश उन्हें कितना भी दाना डालता, पुकारता। ऐसा लगता था मानो किसी अद्भुत शक्ति ने उन्हें सख्त हिदायत दी हो कि इस घर की दहलीज मत लांघना। कुछ दिन बाद उन कबूतरों ने वहां आना भी छोड़ दिया। उस गांव में तब बिजली बहुत कम आती थी और सड़कों पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। लेकिन रात के समय चंद्र की रोशनी इतनी तेज होती थी कि पूरा गांव सफेद चादर की तरह चमकता था। गांव के लोग रात के 8 बजे तक सो जाते थे। लेकिन रजनीश की दादी को इंसोमेनिया की बीमारी थी। वो अक्सर रात के 1-2 बजे तक जागती रहती थी। उन दिन बिहार के गांव में चोरियों का डर बहुत रहता था, इसलिए दादी अक्सर रात को उठकर आंगन में या छत पर रखवाली करती थी। दादी को पेड़ पौधे का बहुत शौक था। उन्हें घर के कहत में एक बड़ा सा आम का पेड़, 4 अमरूद के पेड़, एक नींबू, 2 सहजन और एक शतूत का पेड़ लगा कर रखा था। गर्मी की एक रात जब नीचे बहुत उमिस थी तो रजनीश, उनके पापा और दादी छत पर खाट लगाकर सोए थे। सुबह होते ही दादी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उन्होंने सबको बुलाकर कहा, कल रात जब तुम सब सो रहे थे, मैंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं हो सकता। रात के करीब 2 बजे हमारे आंगन के अमरूद के पेड़ पर तेज सरसराहट हुई। मैंने देखा कि उस घने पेड़ से एक लड़का और एक लड़की नीचे उतर रहे थे। वो बिल्कुल इंसानों जैसे दिख नहीं रहे थे, लेकिन उसके चलने का तरीका और उनकी ऊर्जा डरावनी थी। वो दबे पांव हमारे आंगन से होते हुए हमारे कमरे की तरफ आए। चूंकि रजनीश के पापा एक साइंस टीचर थे, उन्होंने इसे दादी का भ्रम या बुरा सपना समझकर टाल दिया। उन्होंने कहा, अगर कोई पेड़ से उतरता तो हमें आवाज आती ना। लेकिन रजनीश को अपनी दादी की आंखों में वो सच का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कुछ महीनों बाद परिवार ने घर में एक नया कमरा बनाने का फैसला किया। घर के बाहर बालू, ग्रिट, सीमेंट और जड़ का डेरा लगाया। लेकिन जिस रात ये सामान आया, उस रात ठीक रात के 2:30 बजे आंगन के अमरूद के पेड़ से एक बिल्ली के रोने की बेहद दर्दनाक और डरावनी आवाज आने लगी। वो आवाज इतनी कान फोड़ने वाली थी कि पापा की नींद खुल गई। जब 1 घंटे तक वो बिल्ली नहीं रुकी तो अगले ही दिन स्कूल जाने की चिंता में पापा ने डंडा उठाकर उस बिल्ली को भगाया, मानो कि किसी बड़ी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। अगले दिन दोपहर में रजनीश, उसकी माँ और दादी आंगन में कुर्सियां डालकर बैठे थे। उस समय घर की छत के मोड़े पर एक कैक्टस का गमला रखा हुआ था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि कैक्टस घर को बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचाता है।
अचानक बिना किसी आंधी या तेज हवा के वो भारी भरकम गमला छत से सीधा नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। रजनीश की माँ का दिल बैठ गया। यह महज एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि उस सुरक्षा कवच का टूटना था जो उस घर को बचाया हुआ था। इस घटना के बाद रजनीश के पापा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके बाल झड़ने लगे और उनके पैरों की ताकत जैसे खत्म होने लगी। लेकिन घर में इकलौते कमाने होने के कारण वो अपनी बीमारी को नजरअंदाज कर रोज स्कूल जाते थे। एक दिन स्कूल में सरकारी इंस्पेक्शन था। काम खत्म करते करते रात के 8 बज गए। पापा अपनी पुरानी टॉर्च लेकर खेतों के बीच से गुजरने वाले कच्चे रास्ते से अकेले घर के लिए लौट रहे थे। रास्ते में घना पेड़ था, जिसे स्थानीय भाषा में निषदोष का पेड़ कहा जाता था। जैसे ही पापा उस पेड़ के पास पहुंचे, टॉर्च की हल्की रोशनी में उन्हें लगा कि पेड़ की एक मोटी सी डाल पर कोई औरत बैठी है। उन्होंने तुरंत टॉर्च ऊपर की, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो तेजी से आगे बढ़े। घर से करीब 250 मीटर पहले सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। किसी औरत ने पीछे से 2 बार उनका नाम लेकर पुकारा, मास्टर साहब, मास्टर साहब। पापा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और हांफते हुए घर पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी को ये बात बताई, जिससे माँ और ज्यादा डर गई। अब पापा की तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। अब कहानी वापस उस रात पर आती है जब स्कूल के दूसरे टीचर का फोन आया था और पापा चाबी लेकर स्कूल के कुत्ते शेरू को आजाद करने के लिए निकले। तबीयत खराब होने के बावजूद पापा स्कूल की तरफ बढ़े। रास्ते में एक बड़ा सा तालाब पड़ता था जो सड़क के बिल्कुल सटा हुआ था। जैसे ही पापा ने वहां टॉर्च मारी, उन्हें पानी के किनारे एक बहुत बड़ी ताजी मच्छी तड़पते हुए दिखी। पापा ने सोचा कि लौटते समय इसे ले जाऊंगा और बेटा रजनीश के लिए पकाएंगे, क्योंकि उसे मच्छी बहुत पसंद थी। उन्होंने उस मच्छी को पास के एक छोटे से पन्नी वाले घड़े में छुपा दिया। ऊपर से घास डाल दी ताकि कोई और देख ना सके। वो स्कूल पहुंचे, रसोई का ताला खोला और कुत्ता शेरू खुशी से पूंछ हिलाता हुआ बाहर आ गया। शेरू भी उनके साथ ही वापस लौट रहा था। जैसे उस पोखरा के पास पहुंचे जहाँ मछली छुपाई थी, शेरू अचानक उस घड़े की तरफ देखकर पागलों की तरह भौंकने लगा। उसके बाल खड़े हो गए थे और उसकी आंखों में खौफ था। कुछ सेकंड भौंकने के बाद शेरू वापस डरकर स्कूल की तरफ भाग गया। पापा हैरान रह गए। उन्होंने हिम्मत जुटाई और घड़े के पास जाकर घास को हटाई। जो उन्होंने नज़ारा देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहाँ कोई मछली नहीं थी, बल्कि सिर्फ उस बड़ी मछली का पूरा कांटा साफ सुथरा पड़ा हुआ था। उस अंधेरे में किसी ने इतनी बड़ी मछली को जिंदा चबा लिया था और सिर्फ हड्डी छोड़ दी थी। पापा का पूरा शरीर कांपने लगा। उस रात के बाद उन्हें जो तेज बुखार और दिमागी सदमा लगा, उससे वो कभी उबर नहीं पाए। ठीक 2 महीने के भीतर विज्ञान के उस शिक्षक की रहस्यमय बीमारी से मौत हो गई। पिता के जाने के बाद परिवार पूरी तरह से बिखर गया। कुछ ही महीनों बाद दादी का पैर अमरूद के पेड़ से फिसल गया। उनके दिमाग पर चोट लगी और 4 महीने बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मरने से पहले दादी ने कहा कि उन्हें अपनी खाट के नीचे कोई लेटा हुआ महसूस होता है, जो कि उन्हें घूरता है। परेशान होकर रजनीश के चाचा ने एक सिद्ध तांत्रिक को घर बुलाया। तांत्रिक ने घर के मुख्य दरवाजे पर कदम रखते ही अपने पैरों को रोक लिया। उसने कहा, इस घर में बेहद ही शक्तिशाली और प्राचीन काली या साया का वास है। इस घर का जो भी मुखिया या मालिक बनता है, यह साया उसे धीरे धीरे बीमार करके खत्म कर देती है। इस मकान के पुराने मालिकों के साथ भी यही हुआ था। तांत्रिक ने आत्मा की शक्ति के लिए विश्व पूजा और बाले का अनुष्ठान तय किया। उसने एक सख्त शर्त रखी। पूजा की शुरुआत में एक बेशक मिट्टी का दीपक जलाया जाएगा। जब तक मेरी क्रिया चलेगी वो दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझा तो अनर्थ हो जाएगा। रविवार के दिन पूजा शुरू हुई। दोपहर का समय था। आसमान बिल्कुल साफ था और धूप खिली हुई थी। लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने आत्मा को बांधने का मंत्र पढ़ना शुरू किया, अचानक प्रतीत का रूप बदल गया। पल भर में आसमान में काले बादल छा गए और एक ऐसा भयानक अंधेरा तूफान आया कि दिन में रात का एहसास होने लगा। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पूरा गांव में सूखा था, लेकिन सिर्फ रजनीश के घर के ऊपर मानसूनदार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से कोई इस पूजा को रोकने की जिद पर अड़ा हो। चाचा और गांव वालों ने दीपक को बचाने के लिए ऊपर तिरपाल ताना, लेकिन वो अदृश्य शक्ति इतनी भयानक थी कि एक जोरदार हवा के झोंके ने भारी तिरपाल को उड़ा दिया। पानी की बौछार सीधे वैद्य पर गिरी और वो दीपक बुझ गया। तांत्रिक का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना सामान समेटा और कहा, ये साया मेरे वश के बाहर है। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस मकान को अभी के अभी खाली कर दो। उस खौफनाक दिन के बाद रजनीश के चाचा ने उसे अहता के बाहर अपना अलग घर बनाया। रजनीश का परिवार भी उस श्रापित मकान को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। साल 2019 में रजनीश के माता जी का भी देहांत हो गया, जिससे कहानी और भी दर्दनाक हो जाती है। पिछले 7-8 सालों से नलंद वो श्रापित मकान पूरी तरह से बंद पड़ा है। आज भी दिन के उजाले में रजनीश की बड़ी दादी या बुआ कभी कम्भर वहां जाकर सिर्फ दिया बातें करती है।
सूरज ढलने से पहले उस घर की सीमा से बाहर निकल आती है। रात के अंधेरे में आज भी उस गांव के लोग उस बंद मकान के पास से गुजरने से कतराते हैं। कई तांत्रिकों ने बाद में वहां जाने की कोशिश की, लेकिन सबको घर की दहलीज पर कदम रखते ही अजीब सी बेचैनी और चेतावनी भारी आवाजें महसूस हुई। विज्ञान भले ही इन बातों को ना माने, लेकिन नलंद के उस उजड़े हुए मकान की दीवारें आज भी उस खौफनाक काली छाए की गवाही है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।